हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पुनीत सर, आपका अपना चैनल। आई होप आप लोग घर पर सभी सेफ होंगे, पढ़ाई करते होंगे आप, और वीडियोस तो आप देखते ही हैं क्योंकि आपके रिव्यूज हमें मिलते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच बच्चों। क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसमें काफी कुछ हमने स्टडी कर लिया बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने समझा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को भी हमने समझा बच्चों, और लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट को भी काफी हद तक समझ लिया। अब आज के इस वीडियो में बच्चों हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ पे बात करेंगे बच्चों। ओम्स लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट का बहुत ही फंडामेंटल लॉ है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है, उनके बीच में एक एक्सप्रेशन बताता है बच्चों, और ये बताता है कि कैसे करंट जो है उसकी डिपेंडेंसी पोटेंशियल डिफरेंस पर होती है, और कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने पर करंट कंडक्टर्स में बढ़ता जाता है। ये सर जॉर्ज सीमन ओम है, उनका लॉ है, और इसको हम स्टडी करेंगे। लेकिन इसे शुरू करने से पहले बच्चों, हमारा लास्ट वीडियो में एक कॉन्सेप्ट रह गया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्या डिफरेंस होता है, और कैसे दोनों जो चार्जेस हैं वो मूव करते हैं बच्चों। लेकिन हम उसमें आपको ये नहीं बता पाए थे कि जो दोनों चार्जेस हैं वो एक्चुअल में मूव कैसे करते हैं, कैसे उन पर फोर्स लगता है। तो आज के पहले अपन इसी को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, फिर अपन अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे शुरू करने के लिए बच्चों हमने माना कि कोई कंडक्टर है, हमने माना बच्चों की कोई कंडक्टर है, और ये कंडक्टर जो है वो अपना इस तरह से है, ये कोई कंडक्टर है बच्चों, और इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स को हम एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इसे एक सेल से कनेक्ट कर दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि एक सेल के जो टर्मिनल होते हैं, बड़ा होता है छोटा होता है। बड़ा टर्मिनल जो होती है वो पॉजिटिव प्लेट होती है सेल की, और जो छोटा टर्मिनल है वो नेगेटिव प्लेट होती है। और इस कंडक्टर में बच्चों बहुत सारे आयंस होंगे, इसमें पॉजिटिव आयंस भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और क्योंकि हम जानते हैं बच्चों क्योंकि इस कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स होंगे, और एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम जानते हैं कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में होता है बच्चों, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। जैसे ये अपन यहाँ पे अभी सिर्फ 2 ही ऑर्बिट शो करते हैं बच्चों, और यहाँ पे काफी ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहली ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद 2n² से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से ये बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है अलग अलग ऑर्बिट्स में इसके चक्कर लगाते रहते हैं, और ये जो इसका न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं बच्चों, और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो चार्जलेस होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। और एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसे होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों उतने ही इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे। तो इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। इस तरह से एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये हमने स्टडी किया हुआ है। अब होता क्या है बच्चों, इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम आयंस बोलते हैं। ये हम ऐसे शो कर लेते हैं, ये पूरे कंडक्टर में इस तरह से फैले रहते हैं बच्चों। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिनको हम पॉजिटिव आयंस बोलते हैं। और इसी तरह से बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। इलेक्ट्रॉन्स को भी हम बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम बनाते हैं, इससे बना लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, इससे बना लेते हैं रेड से। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी इस कंडक्टर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे ही हम इस सर्किट को क्लोज करते हैं बच्चों, यहाँ पे की भी होती है, यहाँ पे की भी बना देते हैं।
अगर की में ये डॉट नहीं दबाया बच्चों तो इसको ओपन सर्किट में माना जाता है, यानी उस कंडीशन में इस सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और जैसे हम इस डॉट को दबा देते हैं बच्चों तो ये क्लोज सर्किट में कहलाती है की, और अब इस सर्किट से करंट फ्लो होने लगता है। तो करंट की डायरेक्शन वैसे बना लेते हैं, ये आई करंट फ्लो होगा, लेकिन ये होगा कैसे इसको देखते हैं। होता क्या है बच्चों, ये जो पॉजिटिव आयंस हैं इन पर सेल के पॉजिटिव प्लेट के कारण एक फोर्स लगता है। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से उनमें रिपल्सिव फोर्स लगता है बच्चों, यानी वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो बच्चों क्या है, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट है। तो इस पॉजिटिव प्लेट के कारण इन पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी वो इससे दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो यानी इन पर जो फोर्स लगेगा बच्चों उसकी डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी, इस तरह से। इन सभी आयंस पर बच्चों इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और वो इनकी इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो पॉजिटिव आयंस के जो मूवमेंट की डायरेक्शन होगी बच्चों वो ये वाली होगी। ये यहां बना देते हैं एक बार पॉजिटिव आयन, और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अच्छा, अब बच्चों ये है सेल की नेगेटिव प्लेट। इस नेगेटिव प्लेट के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों उन पर भी एक फोर्स लगेगा, माइनस माइनस चार्ज हो गया। तो अब इस पर जो फोर्स लगेगा उसके मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी बच्चों उस फोर्स के कारण वो इसके जस्ट अपोजिट होगी। तो ये जो डायरेक्शन होगी बच्चों ये होगी, यानी इस नेगेटिव प्लेट के कारण रिपल्सिव फोर्स लगेगा और रिपल्सिव फोर्स के कारण ये इस नेगेटिव प्लेट से दूर भागेंगे। तो दूर भागने के कारण इनकी जो डायरेक्शन बनेगी वो ये बनेगी, ऐसे, इस तरह से। तो बच्चों इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण जो करंट बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये नेगेटिव आयंस है, तो इस तरह से जो चार्जेस हैं वो मूव करते हैं बच्चों और इस तरह से करंट बनाते हैं। अब ये आपको मालूम ही है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव आयंस के मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन होती है। और दोनों जो करंट है वो एक दूसरे के रिवर्स डायरेक्शन में मूव चलते हैं, मतलब दोनों करंट एक दूसरे के रिवर्स फ्लो होते हैं। तो ये इस तरह से फोर्स लगता है बच्चों इस सेल के टर्मिनल्स के कारण, और इस तरह से सर्किट में करंट फ्लो होता है। दैट्स इट बच्चों। अब हम रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे पैदा होता है बच्चों, और इसका क्या काम होता है, ये अब हम देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, रेजिस्टेंस यानी रेजिस्ट करना, यानी अपोज करना। तो चूंकि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है बच्चों ये है कि किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ये इसमें से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये आप देख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर और ऑब्जेक्ट। यहां मटेरियल मत लिखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मैं अभी आपको बताऊंगा जब रेजिस्टिविटी बताऊंगा। अगर हमने मटेरियल लिख दिया बच्चों तो वो रेजिस्टिविटी बन जाएगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होती है ये रेजिस्टेंस का एक स्पेशल केस होता है। जब हम इसके फैक्टर्स को भी स्टडी करेंगे कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ पर और एरिया पर जब डिपेंडेंट होता है तो एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में या तो आप कंडक्टर लिखिएगा या ऑब्जेक्ट लिखिएगा, वो ज्यादा टेक्निकल है बच्चों, ज्यादा स्पेसिफाई है वो। बाकी आप लोग देख लीजिए। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर और ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। बच्चों इस रेजिस्टेंस जैसे हम जब रोड पर चलते हैं तो जो स्पीड ब्रेकर होते हैं वो हमारी स्पीड को ब्रेक करते हैं, उसी तरह से ये जो रेजिस्टेंस होता है ये इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करता है बच्चों, उनकी स्पीड को ब्रेक करता है, और इसलिए इसका जो सिंबल है वो ऐसे दिया जाता है। यहाँ देख सकते हैं, चार्ज यहां से आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं बच्चों कि इसकी जो स्पीड है वो ब्रेक होगी। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये जो अपना चार्ज है वो इस तरह से जाता बच्चों, तो इसका जो
सर्किट बनता इस तरह से बनता, यानी स्मूथ जा रहा। अब चूंकि स्मूथ नहीं जा रहा है तो इसका जो सिंबल है वो इस तरह से दिया जाता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका जो सिंबल होता है बच्चों आर होता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है बच्चों। इसको ओम में मेजर किया जाता है। इसकी जो यूनिट दी जाती है रेजिस्टेंस की वो ओम होती है, और इसका जो सिंबल है बच्चों वो ऐसा होता है कुछ, इसको हम ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा का सिंबल होता है ये, और इसका सिंबल जो है कुछ इस तरह से बनता है। ये भी हम एक दो प्रॉब्लम करेंगे तब इसमें देखेंगे बच्चों। अब हम ये देखते हैं बच्चों कि ये रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में कैसे पैदा होता है, कैसे डेवलप होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं बच्चों, ये कंडक्टर है और इसमें कई सारे पॉजिटिव आयंस हैं। ये यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया गया है बच्चों। वास्तव में अगर हम इसकी बात करें तो इसे ऐसे समझिए बच्चों कि सुई की जो एक नोक होती है, जो निडल की नोक होती है, उस पर करोड़ों नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बच्चों। जब एटम्स ही करोड़ों हैं बच्चों तो आप इमेजिन कीजिए एक बार कि उस पे आयंस कितने होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो बच्चों ये कंडक्टर है, ये तो यहाँ पे हमने समझाने के लिए दिया है। जब वास्तव में अगर इसमें हम पॉजिटिव आयंस या इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे बच्चों तो उनकी जो कुछ कंडीशन बनेगी वो ऐसी बनेगी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इसमें कितने सारे पॉजिटिव आयंस होंगे और कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कुछ इस तरह से होंगे बच्चों, आपस में चिपके रहेंगे ये। मतलब अगर एक लार्ज कंडक्टर है बच्चों तो उसमें कई सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम पॉजिटिव आयंस होंगे बच्चों और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब जब ये मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो होता क्या है, ये आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। जैसे पॉजिटिव आयंस जब ये मूव करेगा बच्चों तो यहाँ पे भी हर तरफ पॉजिटिव आयंस होंगे बच्चों, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी इनफाइनाइट होंगे बच्चों, ऐसे घुसे रहेंगे एक दूसरे में। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कभी कैसे भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है बच्चों। तो जब ये मूव करना स्टार्ट करते हैं तो ये मूव करते करते आपस में एक दूसरे पर कोलाइड करते हैं बच्चों, और चूंकि ये दोनों सेम चार्जेस हैं बच्चों, तो हम जानते हैं कि सेम चार्जेस आपस में एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स भी लगाते हैं। तो इन पर रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा बच्चों, और ये कंटिन्यू मोशन के कारण एक दूसरे से टकराते भी जाएंगे, एक दूसरे से कोलाइड भी करते जाएंगे। तो इस कोलिजन के कारण हम कह सकते हैं बच्चों, इस कोलिजन के कारण एक तरह से इसमें चूंकि इसकी मोशन अपोज होती है, मतलब जो इसका फ्लो है वो रुकता है, उनकी स्पीड ब्रेक होती है बच्चों। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें एक बैरियर डेवलप हो जाता है जो कि इनकी मोशन को अपोज करता है। उसी बैरियर के कारण बच्चों, उसी बैरियर को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसी बैरियर के कारण इसमें एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यही जो कोलिजन है बच्चों, यही रेजिस्टेंस का मेन रीजन है, मेन कारण है किसी भी कंडक्टर में। अब हम ओम्स लॉ को डिस्कस करते हैं बच्चों, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट का बहुत ही फंडामेंटल लॉ है। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट हुए बच्चों, सर जॉर्ज सीमन ओम। सर जॉर्ज सीमन ओम, इन्होंने 1826 में इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें फ्लो होने वाले करंट के रिगार्डिंग एक अपना लॉ दिया था बच्चों, जिसे हम ओम्स लॉ कहते हैं, और ये बहुत ही फंडामेंटल लॉ है। ये लॉ कहता है बच्चों कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट उस कंडक्टर के अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसी के प्रोपोर्शनल में इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर में से फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट भी कम होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा होगा। तो बच्चों इस हिसाब से ये जो इक्वेशन बनेगी, पहले आप इसका स्टेटमेंट देख लीजिए कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर और इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। इसके अकॉर्डिंग बच्चों जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, इसे हम पीडी कह देते हैं शॉर्ट में। और आई जो है बच्चों उसकी डिपेंडेंसी है पोटेंशियल डिफरेंस पर, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। मैं वोल्टेज की आपको डेफिनेशन बता देता हूं बच्चों, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं बच्चों। वोल्टेज वो
पोटेंशियल डिफरेंस की वो वैल्यू होती है जो कि किसी इलेक्ट्रिक एपरेटस या इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के टर्मिनल्स पर सेफली अप्लाई किया जा सकता है। तो आप इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, that potential difference which can be safely applied across the terminals of a electric device is called voltage। अभी हम यहाँ पे इस पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वोल्ट होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे बच्चों तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो बच्चों बुक्स में एक मिस्टेक हुई होती है बच्चों, जहां तक मैंने स्टडी किया है, इस इक्वेशन को V प्रोपोर्शनल टू I लिखा जाता है बच्चों, जो कि मेरे अकॉर्डिंग रॉन्ग है, क्योंकि ये इक्वेशन ये कह रही है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि होता उल्टा है बच्चों। जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई होता है, यानी जो करंट की डिपेंडेंसी है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर होती है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस करंट से इंडिपेंडेंट होता है, उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है करंट पर। तो बच्चों मेरे अकॉर्डिंग ये इक्वेशन रॉन्ग है, और बुक्स में क्या करते हैं V प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं और फिर यहीं पे इसको R से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि आई थिंक रॉन्ग है बच्चों। तो बच्चों इसको हमने R से 1/R से मल्टीप्लाई किया और फिर इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया ये IR इज इक्वल टू V और V इज इक्वल टू IR, ये हमें इक्वेशन मिल गई। यानी बच्चों यहां से ये एक स्टेटमेंट और बनता है कि अगर हम इस I को इसके नीचे ले आए तो V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट होता है, और यही कांस्टेंट कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है। तो यहां से अपन देख सकते हैं बच्चों कि जो V और I यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो हम इसको यहां स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से एक नया स्टेटमेंट भी हमें मिल गया बच्चों, V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो दिस इज अबाउट ओम्स लॉ। अब हम इसका ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। चूंकि हम देख रहे हैं कि ये दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, करंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और पोटेंशियल डिफरेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो, एक मिनट पहले मैं आपको इसकी यूनिट बता देता हूं बच्चों। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। इस हिसाब से जो 1 ओम रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा, कितना होगा, उसकी क्या वैल्यू होगी बच्चों, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की चूंकि यूनिट होती है वोल्ट, तो इसको हमने लिख दिया वोल्ट और यहां मैंने वन लगा दिया। और करंट की यूनिट होती है बच्चों एम्पियर, तो ये एम्पियर हो गया और यहां मैंने वन लगा दिया। और इस हिसाब से इसकी जो यूनिट होगी बच्चों वो ओम होगी, तो यहां भी मैंने 1 लिख दिया। तो 1 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा ये हम देख लेते हैं बच्चों। सपोज कीजिए ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है और हमने इसमें वही कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो बच्चों एज पर दिस फॉर्मूला, ये कंडक्टर है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर इस कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू 1 एम्पियर हो, तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो 1 ओम होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ये कोई कंडक्टर है बच्चों, अगर इस कंडक्टर के टर्मिनल्स पर अप्लाई 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर इस कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू 1 एम्पियर हो, तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगा। या नोट कर लीजिए। अब हम इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं। जो ओम्स लॉ का ग्राफ है बच्चों वो कैसा होता है इसको हम समझते हैं। तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ है बच्चों, जो कर्व है वो कुछ इस तरह से जाता है। अभी हमने देखा था
कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों। यानी इसमें दोनों फिजिकल क्वांटिटीज, एक फिजिकल क्वांटिटी दोनों दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों। और हम जानते हैं कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ है वो इस रेशियो में जाता है बच्चों, इस तरह से बनता है। यानी इसको भी समझ लेते हैं बच्चों, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो बच्चों करंट भी बढ़ रहा है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है तो करंट भी कम हो रहा है। तो इसमें हम ग्राफ को कैसे भी प्लॉट कर सकते हैं बच्चों, चाहे आप पोटेंशियल डिफरेंस को एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ले लीजिए और करंट को वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ले लीजिए, या करंट को एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ले लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस को वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ले लीजिए, ये इट डजंट मैटर बच्चों। तो हम क्या करते हैं बच्चों, कैसे भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको देखते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा कैसे। बच्चों सपोज कीजिए एक वैल्यू हमें यहां मिली पोटेंशियल डिफरेंस की, और ये हमें यहां मिली, तो जब हम इन दोनों लाइंस को मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। एक वैल्यू हमें पोटेंशियल डिफरेंस की यहां मिली और करंट की एक वैल्यू हमें यहां मिली, तो जब हम इन दोनों लाइंस को मिलाएंगे तो इस पॉइंट पर आके एक दूसरे को टच करेंगे। इसी तरह से सपोज कीजिए बच्चों एक वैल्यू हमें यहां मिली और एक वैल्यू हमें यहां मिली, जब हम इसको टच करेंगे तो ये इस तरह से इस रेशियो में बढ़ेंगे। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है बच्चों वो इस तरह से बनता है। और इसमें ये जो लाइन है बच्चों, जो इंक्लाइन लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द ग्राफ। इसको बोलते हैं ये स्लोप कहलाती है बच्चों, ग्राफ की स्लोप ऑफ द ग्राफ। और यही स्लोप जो है बच्चों रेजिस्टेंस कहलाती है कंडक्टर का। यहां पर भी ये रेजिस्टेंस है और यहां पर भी ये रेजिस्टेंस है। यहां पर अगर सपोज कीजिए बच्चों इसका जो इंक्लाइनेशन है वो थीटा है, तो इसको हम टेन थीटा से बोलते हैं बच्चों। और यही जो थीटा है, यही जो टेन थीटा है, यही रेजिस्टेंस कहलाता है इसका ग्राफ का। तो वी कैन से रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको नोट कर लीजिए। और अब हम एक ग्राफ लेते हैं बच्चों जिसमें दो कंडक्टर की स्लोप शो की गई है, या इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये हमने बच्चों एक ग्राफ लिया जिसमें दो कंडक्टर की स्लोप्स हमें दी गई है। सपोज कीजिए दिस इज एंगल θ1 एंड दिस इज एंगल θ2, और ये दिस इज फर्स्ट कंडक्टर एंड दिस इज सेकंड कंडक्टर, और इस फर्स्ट कंडक्टर का जो टेम्परेचर है बच्चों वो T1 है और इस सेकंड कंडक्टर का टेम्परेचर T2 है। तो हमें इसमें यह बताना है बच्चों कि किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट टेन थीटा की यानी इस थीटा एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। तो इसका मतलब जो एंगल ज्यादा होगा उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। यहां हम देख रहे हैं बच्चों कि एस θ1 angle is greater than to θ2, so apply tan θ1 will be greater than to tan θ2। so बच्चों यहां हम देख रहे हैं कि चूंकि टेम्परेचर भी ज्यादा है T2 से, तो we can say that resistance of first conductor will be greater than to second conductor। this is the expression। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट करना चाहें तो कर लीजिए कि सिर्फ ग्राफ देख के हम किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे बता सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ बच्चों। 10th में इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब हम ओम्स लॉ के कंक्लूजन देख लेते हैं कि ओम्स लॉ से क्या क्या रिलेशन निकल के आते हैं, ओम्स लॉ क्या क्या रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। तो बच्चों जैसा कि हमने ये अभी स्टडी किया था कि V/R = I निकल के आया था, ये अपनी लास्ट इक्वेशन आई थी।
तो I इज इक्वल टू V अपॉन R बच्चों। तो इस हिसाब से बच्चों ये तो हम ऑलरेडी स्टडी कर ही चुके हैं कि करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि यानी पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने पर बच्चों करंट भी उसी रेशियो में बढ़ता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को कम करने पर करंट भी उसी रेशियो में कम होता है। जैसे सपोज करो बच्चों, हम कोई कंडक्टर लेते हैं, ये सेम कंडक्टर है बच्चों, ये इस पे एक बार हमने सेल लगाई है बच्चों, ये कोई सेल लगाई है, और इसी सेम कंडक्टर पर बच्चों हमने बैटरी अप्लाई की है। ये लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, यानी जब दो या दो से ज्यादा सेल कनेक्टेड हो बच्चों तो वो बैटरी बन जाती है। तो ये एक सेल है और ये एक बैटरी है बच्चों। तो सेल जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, ये हम छोटा ले लेते हैं, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होगा बच्चों, इसको हम बड़ा ले लेते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ से स्मॉलर करंट फ्लो होगा बच्चों, चूंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो ये फ्लो होने वाला करंट भी लेस होगा, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है बच्चों क्योंकि ये बैटरी है, तो इससे जो फ्लो होने वाला करंट है वो लार्ज होगा, वो बड़ा होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उसी रेशियो में करंट बढ़ रहा है। ये दैट इज द सेकंड कंक्लूजन स्टूडेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे से समझना है बच्चों इसको। यहाँ हम देख रहे हैं कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चों जब एक फिजिकल क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू कम हो जाती है, और जब इसको कम किया जाता है तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ये एक बैलेंस की तरह होता है, ये तराजू के पलड़ों की तरह होता है बच्चों, यानी अगर हमने इस पे वजन रखा तो ये ऊपर उठ जाएगा, और इस पे वजन रखा तो ये ऊपर उठ जाएगा, इस तरह से। तो बच्चों इसको अपन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं इसे समझाने के लिए दो रेजिस्टेंस लेता हूं यहाँ पे। ये सपोज कीजिए बच्चों ये कोई छोटा रेजिस्टेंस है और ये बड़ा रेजिस्टेंस है। तो बच्चों ये इसको सही बनाते हैं। ये बच्चों यहां हम देख रहे हैं कि ये जो छोटा रेजिस्टेंस है ये कम अपोज करेगा करंट को फ्लो करने में। सपोज अगर यहां से सेम करंट फ्लो होता है, इन दोनों रेजिस्टेंसेस से सेम करंट फ्लो होता है स्टूडेंट्स, तो ये जो छोटा रेजिस्टेंस है ये कम अपोज करेगा करंट के फ्लो को, और ये जो बड़ा रेजिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा अपोज करेगा करंट के फ्लो को। तो इस तरह से जो करंट है बच्चों रेजिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, ये कम है, तो इसमें से हैवी करंट फ्लो होगा, या हैवी करंट ले लेते हैं, यानी कम अपोज करेगा। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है बच्चों, रेजिस्टेंस बड़ा है, तो उसमें से कंपैरेटिवली लेस करंट फ्लो होगा। यहां पे आर लेस है और यहां पर आर ज्यादा है। तो इस तरह से डिपेंडेंसी होती है बच्चों जब हम रेजिस्टेंस की सीरीज, और इसे और मैं डिस्क्राइब करूंगा बच्चों, और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब हम रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे उसमें आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था आज का वीडियो बच्चों, ये रेजिस्टेंस पे और ओम्स लॉ पर बेस्ड था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और अपने प्रीशियस कमेंट्स में देते रहिए।